हमें दिक्कत होने नहीं देते, हम दिक्कत करवा देते हैं। हाँ कौन, हेलो कौन, कौन, हम बोल रहे हैं कौन, हम बोल रहे हैं कौन, नहीं जानती नहीं जानती। जब से मिले हो तुम मुझको सारा जहां मिल गया, तुमको पाके ऐसा लगा भटके को रास्ता मिल गया। मैं भूलती ही नहीं हूँ उनको, मतलब लाइक हर वक्त मेरे साथ रहते हैं वो। मुझे लगता है मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो मेरे पीछे खड़े हैं। आज मुझे अभी लगता है मैं अभी ये इंटरव्यू भी कर रही हूँ तो मेरे साथ हैं वो। आज जो खड़ी हूँ की हूँ सपनों को साकार, मेहनत से ज़्यादा इसमें माँ बाप का प्यार। पापा ने दिया था आकार, मैं नहीं थी तैयार, मेरी उंगली पकड़ के बनाया कलाकार। मम्मी ने टेक नहीं लिया था। मम्मी ने तो क्योंकि गुस्सा ही तो करना था और मम्मियाँ तो मास्टर होती हैं उसमें गुस्से वाला लुक देना था उसमें। बाड़े उदूधा वो से गोर रे सखी, जैसे कि पातर होला पनवा के डंटी रामा, वसही पातर पियवा मोर रे सखी। हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। जी हाँ, आज हेलो कौन फेम स्नेह उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज इनसे वो तमाम सवाल पूछेंगे जो आपके जहन में हमेशा उठते होंगे या अभी भी उठ रहे होंगे। आप जानना चाहते हैं कि स्नेह उपाध्याय कौन है, कैसी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है, राजनीति पे कोई पकड़, राजनीति पे कुछ उनकी सोच, तेजस्वी कैसे लगते हैं, तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में उठते होंगे। कहाँ से कहाँ आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में स्नेह उपाध्याय हमारे साथ हैं और उनसे शुरू करते हैं। स्नेह, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रीचा जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि दिल्ली में आने तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है और बिहार के हैं ना हम, हमें दिक्कत होने नहीं देते, हम दिक्कत करवा देते हैं। इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि बिहारी जो है एक बिहारी 100 पे भारी होता है। स्नेह, सबसे पहले जब आपकी शुरुआत हुई थी तो आपने सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम बनाएंगे और ऐसा गाना मेरा YouTube पे आएगा जो छा जाएगा और जो रिकॉर्ड बना देगा, और यकीन मानिए अब तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ होगा। मैं सपने बहुत बड़े बड़े देखती हूँ, मैं सपने कभी छोटे नहीं देखती हूँ। हमेशा एक बड़ा ही ख्वाब रहता है मेरा और हमेशा से ये रहता है कि कुछ अच्छा करना है। जब ये गाना मेरे पास आया था गाने के लिए, उस वक्त ही मुझे लगा था कि यार ये गाना कुछ तो धमाका करेगा, लेकिन इतना बड़ा धमाका करेगा इसकी बिल्कुल भी मुझे मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने सपने में भी। लेकिन गाना आते ही लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और एक टर्निंग पॉइंट होती है ना, रातों रात कैसे लाइफ चेंज होती है, सुना था अपने ऊपर जब आया तो समझ में आया। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही सबके जहन में होगा, सब पूछना चाहते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको स्नेह उपाध्याय के नाम से जानते हैं और कितने लोग हैं कि हेलो कौन वाली के नाम से जानते हैं? ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग हेलो कौन गर्ल के नाम से, वो हेलो कौन वाली लड़की। वो मैं अभी भी कहीं परफॉर्म करने जाती हूँ ना तो लोग ये कहते हैं अरे वो हेलो कौन वाली लड़की आई, हेलो कौन वाली लड़की आई। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि किसी को आपके काम के ज़रिए लोग आपको जान रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो यस, बहुत अच्छा लगता है। और तब कैसे लगा जब रील्स पे आप छाई थी? मुझे लगता है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी हेलो कौन पे रील्स बना रहे थे। बहुत अच्छा लगा था देख के और सिर्फ खुद के लिए खुशी नहीं हुई थी, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक खुशी हुई थी मुझे कि हमारे इंडस्ट्री का कोई गाना और बॉलीवुड में जाके लोग रील्स बना रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। अब तो खैर बहुत आगे हमारी इंडस्ट्री आ गई है, सब लोग बहुत लोग रील्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बट उस वक्त तक भोजपुरी गानों पे कोई हिंदी के बॉलीवुड वाले रील्स नहीं बनाते थे, टिकटॉक नहीं बनाते थे। तो यस, शुरुआत हुई और आज आप स्टूडियो में मौजूद है तो जाहिर सी बात है छोड़ेंगे तो नहीं आपको वो गाना सुनना। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोले रहा कौन, हेलो कौन, कौन, हम बोल रहे हैं कौन, हम बोल रहे हैं कौन, नहीं जानती नहीं जानती। बिहारियों की खासियत होती है मैं नहीं हम होता है। तो इस गाने ने आपकी ज़िंदगी को कितना बदला, चूँकि आपने एक मुकाम हासिल किया और मुझे लगता है कि हर वो यूथ जिसकी पहुंच आप तक मतलब नहीं भी थी, वो इस गाने के ज़रिए आपसे जोड़ पाया खुद को। कितना बदल गया उसके बाद आपकी ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा बदल गई आशीष जी। मतलब बच्चों के ज़ुबान पे, जो बच्चे ढंग से बोल नहीं पाते हैं उन बच्चों के ज़ुबान पे
मेरा गाना, हमारा गाना पूरा रट्टा मारा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित नहीं था ये। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी गाना है और यूपी बिहार तक ही सीमित रह गया, वैसा नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट मैं जो बाहर में लोग रहते हैं, मतलब फॉरेन में रहते हैं, वहाँ तक से कॉल्स आते थे कि ये गाना हमने आपका सुना है। तो एक जाहिर सी बात है, उसके बाद लोग जानने लगे, बहुत से इवेंट्स आने लगे, सॉन्ग्स के गाने के लिए आने लगे, तो चेंज बिहार तक के दर्शक आपको बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। आपके कई गाने हैं जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, वो गाना आप बिहार तक के दर्शकों को सुनाए, फिर हम सवाल जवाब का ये सिलसिला है आगे बढ़ाएंगे। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मेरे ऑफिशियल चैनल से ही आया था, हिंदी गाना है, वो गाती हूँ। और ये गाना मैं अपने सारे दर्शकों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जब से मिले हो तुम, मुझको सारा जहां मिल गया, तुमको पाके ऐसा लगा, भटके को रास्ता मिल गया। जब से मिले हो तुम, मुझको सारा जहां मिल गया, तुमको पाके ऐसा लगा, भटके को रास्ता मिल गया। वाह क्या बात है। बिहार तक के जो दर्शक हैं वो अब तक तो ये जान चुके हैं आप बिहार से, लेकिन बिहार में आप कहाँ से हैं और उस जगह को कितना मिस करते हैं आप, चूंकि आप मुंबई में रहती हैं। और मैं बता दूं कि ये समस्तीपुर से हैं, और निश्चित रूप से जो वहाँ के दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ से चलकर, समस्तीपुर से चलकर और मुंबई तक का सफ़र तय करना बहुत ही मुश्किल भरा रहा। कैसा रहा ये सफ़र, और समस्तीपुर को अब कितना मिस करती हैं आप? बहुत, देखिए सफ़र तो आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मुश्किल भी था, आसान भी था, ये भी बोलूँगी। क्योंकि मैं जब वहाँ से निकली थी 2017 में, मैं मुंबई गई थी, और उस वक्त ही पापा की डेथ हुई थी। 2017 में पापा डेथ किए, और उस सिचुएशन से उस समय ना फाइनेंशियली कंडीशन सही थी, ना मेंटली सही थे कि कैसे निकले वहाँ से। लेकिन निकलना था वहाँ से, कुछ करना था पापा के लिए, क्योंकि पापा का ही बहुत बड़ा सपना था, उनके सपने को लेके ही निकल गई थी मुंबई में। और बस काम करती रही, अच्छे अच्छे काम करती रही, और पापा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से अच्छे लोग मिलते गए। कभी भी मुझे मतलब ऐसा कोई गलत रास्ता नहीं मिला, चीज़ें नहीं मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छा काम मिलता गया, और सफ़र आसान होते गया। कहीं ना कहीं पापा का आशीर्वाद ही साथ लेके चली थी। स्नेह, कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में बहुत दिन टिकना है तो एक गॉडफादर का होना ज़रूरी होता है, और आपके लिए तो आपके फादर सब कुछ थे। साथ नहीं रहा लेकिन विश्वास ज़रूर रहा, और मुझे लगता है कि आपने उनको देखकर सीखना शुरू किया और इससे शुरुआत हुई। ऋचा जी, आपने गॉड फादर की बात की, तो मैं बोलूँगी कि फादर तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ है, मैं नाम लेने से बिल्कुल नहीं चूकूँगी, जिनके वजह से आज मैं कुछ भी बनी हूँ। मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव कर रही हूँ, मुंबई जैसे शहर में गाड़ी ली, घर ली, सब कुछ ली, और उनका नाम अशोक सिंह नाम है, अशोक सर हैं। उनके वजह से ही आज मैं बन पाई हूँ, और उनका पापा के नहीं रहने के बाद से बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। तो बस अशोक सर की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, इस सफ़र में पापा को कितना याद करती हैं आप? मैं भूलती ही नहीं हूँ उनको, मतलब लाइक हर वक्त मेरे साथ रहते हैं वो। मुझे लगता है मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मेरे पीछे खड़े हैं। आज मुझे अभी लगता है मैं अभी इंटरव्यू भी कर रही हूँ तो मेरे साथ हैं वो, तो वो मेरे पास से जाते ही नहीं है कभी। मैंने एक सॉन्ग सुना है आपका, एक गाना जिसमें आप पूरी कहानी बताती हैं। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को वो गाने के माध्यम से वो कहानी बताएं आप। एक्चुअली वो गाना बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी कहानी है, तो मैं एक बार में उसको नहीं कर, 2-4 लाइन जो है उसकी मैं वो गा सकती हूँ। चुप है मगर दिल में बहुत तूफान रखते हैं, घायल पड़े टूटे हुए अरमान रखते हैं, किस्से थोड़े अजीब हैं मेरे नसीब के, रोते भी हैं तो होठों पे मुस्कान रखते हैं। हाँ, चुप है मगर दिल में बहुत तूफान रखते हैं। मेरी ज़िंदगी का गाना आज सबको है सुनाना, मेरी कांटों की डगर का सफ़र है बताना, वो समस्तीपुर बिहार से मुंबई में आना, इस छोटी सी उम्र और दुनिया में नाम पाना, आज जो खड़ी हूँ की हूँ सपनों को साकार, मेहनत से ज़्यादा इसमें माँ बाप का प्यार, पापा ने दिया था आकार, मैं नहीं थी तैयार, मेरी उंगली पकड़ के बनाया कलाकार। फिर अचानक वो दिन आया, मैंने पापा को बुलाया, पर कहीं भी आस पास अब नहीं था उनका साया।
एक्चुअली बहुत लंबा गाना है, मैं कैसे एक बार में बहुत ही कंटिन्यू अच्छा, करूं? मतलब मुझे लगता है अभी देखो आप गूज बम्स आने लगता है ये, अगर मैं सुनूं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आखिर जो भी इंसान अपने लाइफ में कुछ कर रहा होता है, मम्मी पापा का बहुत योगदान रहता है। पापा आपके साथ हमेशा रहते हैं, उनका विश्वास आपके साथ हमेशा रहता है, मम्मी भी कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं, पापा जब के नहीं आपकी रहने के बाद शुरुआत से। जिस गाने से आपको बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत पॉपुलर हुई, उसमें मम्मी का कितना रोल था? सबसे ज़्यादा रोल मम्मी का ही था। वो पूरा गाना मम्मी पे ही टिका था, क्योंकि उस गाने में मम्मी भी थी। और मुझे लगता है मेरी लकी चार्म है, कहीं ना कहीं वो गाना हिट भी मम्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि उस गाने में मम्मी थी। तो बहुत बड़ा रोल है उनका भी। मुझे कितने लोग कहते हैं दूसरे गाने पे भी मम्मी को लेके करो, हिट हो जाएगा। तो वही नहीं, तो कुछ प्लान कर रहे वो हैं। क्या मोमेंट था? एक्चुअली हम वो मोमेंट जानना चाहते हैं जब आपने मम्मी को तैयार किया, तो मम्मी एक बार में मान गई थी आपकी? बिल्कुल नहीं मानी थी, मतलब हमें रात में ही शूट करना था, और हमारे पास उस वक्त कोई आर्टिस्ट मतलब तैयार मिल नहीं रहा था, कौन शूट करेगा कौन शूट करेगा। फिर हमारे सारे टीम के मेंबर ने सबने ऐसे मम्मी की तरफ देखा। हमने सबने मम्मी को लुक दिया। मैंने कहा मम्मी मम्मी करेंगे, मम्मी चाहिए, और मम्मी है ही तो फिर मम्मी खोजना क्यों है। तो हमने कहा मम्मी शूट करेंगी। फिर मान नहीं रही थी, नहीं हम नहीं करेंगे ये वो। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं करना है, बस रोटी बेलना है, रोटी बनाते रहना, कुछ करना नहीं, और ऐसे लुक कितना दे टेक देना है। लिया था मम्मी ने, मतलब एक्चुअली? मम्मी ने टेक नहीं लिया था। मम्मी ने तो क्योंकि गुस्सा ही तो करना था, और मम्मियाँ तो मास्टर होती हैं उसमें। गुस्से वाला लुक देना था, उसने गुस्से वाला लुक तो एक बार में ही दे दिया था। लेकिन हमें एक्चुअली वो उस समय हमें नॉनवेज बना हुआ था और रोटी बनवाना था हमें। तो हमें कहता कौन रोटी बनाएगा, तो हम जबरदस्ती का टेक लेते जा रहे थे। टेक लेते 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 हमने 40 रोटियां बनवा ली। मम्मी से। बना कर रहा था मम्मी। 40 रोटियों की कहानी। अच्छा, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बिहार की तरफ जब आप देखती हैं, अभी के दौर की बात करें, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, और अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की स्थिति है उसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी होगी? हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। स्नेहा जब उसको देखती हैं तो कैसे देखती हैं, और उसमें क्या बदलाव चाहती हैं वो? क्योंकि अब आप एक बड़ी फेस बन चुकी हैं, तमाम तरह के आपको ऑफर्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका नज़रिया क्या है? भोजपुरी को लेके मतलब मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि देखिए अभी एक लेवल अप आया है। जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बड़े लेवल्स पे। जिस लेवल पे मूवी शूट होती थी उस लेवल पे अभी एल्बम्स शूट हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हिंदी के लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हों, सारी भोजपुरी में आ रही हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी ना वो वल्गैरिटी ख़त्म नहीं हो पा रही है। अभी भी कुछ गाने होली के आए थे, बहुत बवाल हुआ, कुछ लोगों पे केस हो गया, कुछ लोगों को पे कमेंट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े छोटे मोटे आर्टिस्ट करते हैं तो नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ठीक है उनको व्यूज़ चाहिए, उनको पैसा कमाना है, व्यूज़ के ज़रिए पैसा आता है तो उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जब बड़े स्टार्स ऐसे ऐसे गाने गा देते हैं ना, तो ये बड़ा ताज्जुब लगता है देख के, क्योंकि आपको देख के ही कहीं ना कहीं वो छोटे कलाकार भी गा रहे हैं। लेकिन आपने उस मिथक को तोड़ा। आपके जो भी गाने आ रहे हैं, चाहे हिंदी में हो, भोजपुरी में हो, मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आगे इसको लेकर के आपका क्या मतलब रोल रहेगा? इसमें कैसे लोगों के साथ आप काम करना चाहें? किस तरह का काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि इसका कड़वा सच तो है कि लोग उसको देखते हैं और उसकी आलोचना भी खूब होती है। आलोचना के साथ साथ लेकिन लोग आलोचना करते हैं, लेकिन देखते भी तो वही हैं। हमारे गाने, हम अच्छे गाने करते हैं, हमारे गाने के व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं? अगर व्यूज़ नहीं आते तो आप यहाँ स्टूडियो में नहीं ऐसा होते। नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, नहीं एक्चुअली ये सत्य है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं आते हैं अच्छे गानों के व्यूज़। जो वल्गर गाने होते हैं, वल्गैरिटी जितनी होती है आप उतना परोसो और उतने व्यूज़ आते हैं। लोग आलोचना करते करते ही इतने व्यूज़ दे देते हैं कि उनका काम उतने में ही हो जाता है। नहीं, लेकिन आप तो हिम्मत कर रही हैं ना। मैं कर रही हूँ, मैं लास्ट तक हिम्मत करूंगी। मुझे ऋचा जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे गाने के व्यूज़ आए मत आए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, मैं भोजपुरी में अच्छा काम करना चाहती हूँ, अच्छे गाने में। अभी रिसेंटली अपना भोजपुरी का चैनल मैंने लॉन्च किया, स्नेह उपाध्याय एंटरटेनमेंट के नाम से। मैं अच्छे अच्छे गाने कर रही हूँ उस पर। कल भी एक गाना, आज भी एक गाना रिलीज़ हुआ है, पातर पियवा गाने का नाम है। तो मैं कोशिश करती रहूँगी। अब बाकी हमारी जनता के ऊपर है कि वो किस नहीं, तरीके जनता से आपको लेते हैं। बहुत सारा प्यार दे रही है। मैं चाहूंगा कि भोजपुरी से एक शुरुआत हो जाए, क्योंकि स्नेहा को लोग जब देखते हैं बिहार तक पे, तो उनके जहन में हमेशा रहता है, हर दूसरे मिनट पे जब लोग इंटरव्यू देखेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ गुनगुनाती क्यों नहीं। कुछ गुनगुना दीजिए फिर। अभी आज ही मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, मैं वो गाती हूँ। 6 फीट के हाइट, 46 के छाती, बड़ी चकलेटी मरद बटे खाटी, बाड़े उदूधा वो से गोर रे सखी, जैसे कि पातर होला पनवा के डंटी रामा, वसही पातर पियवा मोर रे सखी।
आय हाय जैसे कि पातर होला पनवा के डंटी रामा वसही पातर पियवा मोर रे सखी। ये गाने में तो आपने बहुत डिस्क्राइब कर दिया, बहुत विशेषण लगा दिया। मिस्ट्री मैन कोई लाइफ में एक चीज यहाँ पे देखिए, ठीक है, उस पे आप आ जाइएगा उस सवाल पे, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन देखिए, इस गाने को भी आप सुनते हैं, बिहार तक के दर्शक सुने होंगे, कोई वल्गैरिटी नहीं है और इसको लोग प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब आप एक मिशन के साथ किसी चीज में लगे होते हैं तो लोग उसको प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि आप इस तरह के गाने को लेकर के भोजपुरी को और भोजपुरी की जो अस्मिता है उसको लेकर के, उसके धरोहर को लेकर के आप आगे बढ़े। आगे रीचा जी। मैं पूछ रही थी कि इतना विशेषण आपने जो लगाया है, कोई मिस्ट्री मैन है क्या लाइफ में? पर कहीं ना कहीं तो होगा ही। अभी अभी मिला है कि नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है। अब जब मिलेगा सीधे बस उसका शादी हो ही करनी जाओगे, है। शादी करना है। वो प्यार मोहब्बत वाला काम नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पे मम्मी ने आपको परमिशन दे दी है? हाँ, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो भाई कल कह रहा था अपना साइड बिजनेस चालू रखो, देखते रहो कोई लड़का अच्छा मिलता है तो। मैंने कहा क्यों, तो कह रहा है दहेज कम देना पड़ेगा। मैंने कहा वाह, अपना पल्ला झाड़ रहा है ये तो। अभी फिलहाल कोई नहीं है लाइफ में। क्योंकि अब आंटी की बात तो बहुत होती है और मुझे लगता है जहाँ भी अब जाते हो आपकी मम्मी की बातें आपको लेकर ज़रूर होती हैं कि ऐसी माँ सबको मिले। बिल्कुल। मम्मी की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहती हो, क्योंकि लगातार आप उनको लेकर ट्रैवल करती हैं, जहाँ भी जाती हैं आपके साथ आपकी मम्मी होती है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहती हो जहाँ पे लोग आपकी मम्मी को जान रहे हो, आपको नहीं जान रहे हो? अरे आजकल एक्चुअली जब से हेलो कौन आया है तब से ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे लोग थोड़ा कम मतलब कैमरे पे थोड़ा अलग दिखता है और सामने से कभी कभी लोग नहीं पहचान, और पहचान भी जाते हैं तो लोग को लगता है अरे ये यहाँ कैसे आएगी, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरी कंफर्मेशन मेरी मम्मी है, मतलब मम्मी को देख के लोग कंफर्म हो जाते हैं। और मुझे छोड़ के लोग कहते हैं अरे हेलो कौन में तो आंटी आप थी ना, हेलो कौन वाली मम्मी हो गई हैं अभी, वो जगत मम्मी हो चुकी हैं। हाँ, जगत मम्मी हो गई हैं, और जो लोग भी आते हैं उनके साथ फोटो खींच के जाते हैं। मैंने कहा मम्मी तुम भी फेमस हो चुकी हो अब तो। अगर करियर की बात करूं, संगीत साधना है, तुरंत फेम नहीं मिलता किसी को, जीना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ता है। कैसे शुरुआत हुई? जब पहला गाना आया तो लगा था कि स्नेह उपाध्याय इतनी फेमस हो जाएगी कि ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसको तोड़ने वाला अब तक नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, और फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने गाया था अपने यूट्यूब का पहला गाना जो मैंने रिलीज़ किया था, वो भी मैंने अपने पापा को डेडिकेट करके ही किया था, मेरे पापा। तो यूट्यूब के पहले गाने की शुरुआत पापा से के साथ हुई थी। तो स्टिल फिर मैं वही बोलूँगी कि पापा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज वो 34,000 सब्सक्राइबर थे उस वक्त जब मैंने वो गाना रिलीज़ किया था। 34,000 सब्सक्राइबर थे, और उस गाने के बाद से उतने व्यूज़ नहीं आए। फिर मैंने अपने गुरुजी के गज़ल्स कुछ थे वो मैंने उस पर डाले, और 34,000 से अभी 3 मिलियन होने वाले हैं फॉलोअर्स। ये तो हम भी जानना चाहते हैं, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेक्निकल पॉइंट्स कुछ नहीं है रीचा जी, बस मैंने आपको बोला ना, मैं व्यूज़ नहीं सोचती हूँ नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा काम करूँ, मैं कितने ज़्यादा कंटेंट डालूँ। 50 गाने डालूंगी तो उसमें से तो कोई एक गाना चलेगा ना, कोई ज़रूरी नहीं कि 50 गाने चलेंगे, उसमें से कोई एक गाना चलेगा। तो मैं बस अपना काम करते रह रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑडियंस पे छोड़ दी हैं और भगवान पे छोड़ दिया है। इसने आप एक बड़ा फेस बन गई हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो फील्ड में गई, काम करने गई, वहाँ पे कोई फॉलोअर मोमेंट, फ्रेंड मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहती हो? ये तो बहुत मतलब होते ही रहता है हमारे साथ। आज भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रही थी, मैं जब दिल्ली आई तो एक बंदा वो सुबह से एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने कल लाइव में आई, मैंने बता दिया था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, और उसके बाद से फिर मैंने स्टेटस लगा दिया था उसका टिकट का, बोर्डिंग पास का मैंने वो लगा दिया था, और वो उसने सर्च करके उसमें टाइमिंग देख के पूरा उसना हिसाब किताब लगा के वो सर्च करके, और वो आज सुबह से वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। इतना लंबा इंतजार आप करा रहे हैं? मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं आई तो मैं अच्छे से, ऐसा भी नहीं, मुझे बाद में उसने बताया मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ मैम आपका, तो मैंने आराम से उसको 15-20 मिनट पहले मैंने उसको एयरपोर्ट पे दिया, मैंने उससे अच्छे से बातचीत किया, फिर ही मैं वहाँ से निकली हूँ। चलिए, उनको भी सुकून मिल गया होगा। हाँ। इतना लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्होंने स्नेह उपाध्याय को देख भी लिया, सुन भी लिया, और सुनते तो हमेशा से हैं। इसके बाद आगे की जर्नी कैसे चली?
आपने पहला गाना गाया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, कोई कॉल आई इंडस्ट्री में आप जब ट्राई कर रही थी? फर्स्ट गाना मैंने जो इंडस्ट्री, ऐसे तो मैं अपने चैनल्स के लिए कर रही थी, पहला गाना जो मैंने गाया था इंडस्ट्री में वो था मेरा दिलवर मूवी के लिए, कल्लू जी के साथ एक गाना टाइटल सॉन्ग था, वो गाया था मैंने। और उसके बाद से आशीष वर्मा जी ने ही पहला मुझे इंडस्ट्री में गवाया था, वो सावन का गाना था, खेसारी जी के साथ था, उनका बड़ा ही एक हिट गाना था। आगे गाने का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट हमने जो गाना किया था वो आगे चलो जल मिली करके एक गाना था, वो गाना भी बहुत बजा था मार्केट में, सावन का गाना। फिर रितेश के साथ, उनके साथ आया था गाना, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद से हलो कौन आया, हलो कौन के बाद से एक गाना मेरा बहुत पसंद, स्टिल अभी भी हलो कौन के बाद से वो दूसरा गाना है जो लोग पागल हैं उस गाने के लिए, हिंदी गाना मुझे इश्क सिखा करके, अभी 100 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, तो वो गाना उसके लिए भी वो गाना सुनना चाहेंगे? मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम, सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे, सुन जज्ब मेरे हमदम, दिल बोल रहा है तुमसे, सांसों में उतर जाओ, जितना तुम्हें चाहूँ मैं उतना मुझे तुम चाहो, मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे, किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगी। मुझे लगता है कि ऐसा कोई करने वाला नहीं है, जो आएगा वो पूरा आपका होके ही जाएगा, और आपकी ऑडियंस आपके साथ है, इतना प्यार आपके साथ है, देश की जनता, बिहार की जनता आपके साथ है। ये जब गाना आया तो उसके बाद एक आपको लगता होगा कि एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि हेलो कौन तो आपने गाया था, एक अच्छी उपलब्धि, उसके बाद ये गाना आया, फिर आपने इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम में ट्राई किया, मेन स्ट्रीम में जाने का सोचा? मैंने मेन स्ट्रीम से मुझे गाने के बहुत सारे ऑफर्स आते थे, लेकिन मैंने अभी बोला ना, मैं वर्ड्स को लेके बड़ी चूज़ी हूँ, तो ऑफर्स तो बहुत सारे आए थे। मैं कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं स्टूडियो में जाके और वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जब गाने देखे, लिरिक्स देखे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं गा सकती थी वैसे लिरिक्स, तो इसके वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कम गाने ही करूँगी इंडस्ट्री में, लेकिन अच्छे गाने करूँगी। तो कितने लोगों ने प्रपोज किया, सही सही बताना? अरे वो तो होते ही रहते हैं। काउंटेबल है? नहीं। अभी जो है भोजपुरी की बात करें, इस इंडस्ट्री में आप आइडल किसे मानती हैं, भोजपुरी या फिर हिंदी फिल्मों की भी बात करें, तो जिसे आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं, देखना पसंद करती हैं, इस तरह से कोई? मैं पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ, लाइक 90s के, और ऑफ कोर्स लता जी के गाने जितने हैं वो सुनती हूँ मैं। जीवन का वो कौन सा मोमेंट, लाइफ देखिए हर किसी से, चूंकि आपने अभी जो बताया पिताजी का जिक्र किया आपने, कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसे मतलब आपकी ज़िंदगी से वो निकल गया और आप उसे अभी भी मिस करते हैं, कि लगता है कि नहीं ये हो जाता तो बेहतर होता? सबसे बड़ा तो पापा का ही था। दूसरा, मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत ही कम इच्छा रहती है कि मैं किसी से मिलूं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा सपना था मेरा लता जी से मिलने का, तो वो एक बहुत बड़ा सपना टूट गया है। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, चूंकि आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, और मतलब देखिए ज़िंदगी में हर कोई किसी को समय पर उपलब्धियां नहीं मिलती, या फिर आपको तो अब मिल चुकी है, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जहां से आप मतलब जैसे रनर रही आप, या फिर पोजीशन नहीं मिला, तो वहां से एक डिमोटिवेशन टाइप फीलिंग आई, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदली हो, चूँकि बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा होता है कि वो एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं और राइट टाइम उसको प्रसिद्धि नहीं मिलती, फिर जीवन में लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया, फिर एक नई शुरुआत होती है, ऐसा कोई मोमेंट? ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब रिजेक्शन तो देखिए लाइफ में रिजेक्शन बहुत बहुत मैटर करता है, आप जब तक रिजेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका वो सिलेक्शन का मज़ा भी नहीं आता है, तो स्ट्रगल लाइफ में ज़रूरी है, जब चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, और उसके बाद जब मेहनत के बाद मिलती है तो उसकी एक अलग ही चीज़ होती है। बहुत बार ऐसा हुआ, माइक रेडी था, गाना गाने वाले थे, पूरी ऑडियंस जान रही है कि मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, एंड सडनली कुछ ऐसा हो गया, वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया गया कि मेरे हाथ से माइक भी ले लिया गया, मैं गा नहीं पाई, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, सिंगर के लिए, आपका माइक तैयार है, आप गाने वाले हो और नहीं गाने दिया। बहुत सारे ऐसा मंच है
जहाँ पे चढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जहाँ पे गाने का मौका नहीं मिलता था, और आज वो दिन है कि उसी मंच से, उसी जगह से लोग बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। इस पे एक सवाल मन में उभरता है, दर्शक भी समझ रहे हैं इस बात को, कि कोई आपको लगता है कोई लॉबी काम करता है इंडस्ट्री में, चाहे भोजपुरी की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें? जैसे आपने भी जिक्र किया कि माइक लेकर के एक कलाकार के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है जब आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं और सडनली आपको पता चलता है कि आप परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई सच में कोई लॉबी काम कर रहा है? लॉबी तो मतलब ठीक है, कई जगहों पे लोग बोलते हैं टैलेंट टैलेंट टैलेंट, लेकिन लक और सोर्स भी बहुत मैटर करता है। आप भले लोग माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आपके टैलेंट के साथ साथ आपका लक और सोर्सेज बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, बिहार के लिए कोई गाना आपसे सुनना चाहेंगे, चूंकि दर्शक जो है हमारे वो आपके चेहरे से पहचानते ही हैं, और आज रॉन्ग नंबर डायल नहीं हो रहा है, राइट नंबर डायल हो रहा है, तो कुछ ऐसा गाना जो बिहार के लोगों को, समस्तीपुर के लोगों को खासकर जो डेडिकेट करना चाहते हैं। समस्तीपुर के लोगों को कैसे डेडिकेट करूंगी मैं? क्योंकि आप वहां से हैं, बिहार के ही, चूंकि आप तो बड़ी फेस है। एक बहुत अच्छा गाना है, लोग शहर में चल देख, मैं ना मतलब मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं और एकदम मैं फैमिलियर लड़की हूँ। मैं कहीं भी रहूँ ना, मेरे को लगता है मैं 6 साल से मुंबई में हूँ, ना आज तक मैं क्लब गई हूँ, ना आज तक मैं पब गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ मैं। मुझे लगता है मेरी दुनिया मेरी फैमिली ही है। तो आज आपको ऐसा ही होना चाहिए, आप कहीं भी रहें लेकिन आपकी फैमिली और आपका जो आप जहाँ से उठे हो वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मेरा सवाल जो है बिहार और समस्तीपुर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि लोगों को कुछ एक गाना है, मैं जितने लोग बाहर रहते हैं उनके लिए है कि कहूँ कमाएला चल जइहा, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी औरी दाल बा। कहूँ कमाएला चल जइहा, पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी औरी दाल बा। ऊ माटी ना भूलिहा जहवा हो, ऊ माटी ना भूलिहा जहवा, खड़े आइल तोर पाँव रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव रे। भोजपुरी में किसे सुनना पसंद करती हैं? आप बहुत अच्छा गा रही हैं, और जब कलाकार सामने होता है, मैं बार बार हर कलाकार जिसका भी मैं इंटरव्यू करता हूं उनसे कहता हूं कि सवाल खत्म हो जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ही बोलते रहें और लोग आपको सुनते रहें। भोजपुरी में किसे सबसे ज्यादा सुनना पसंद करती हैं? एक पुराने दौर में भी चलते हैं, वैसा दौर था जब हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाए, ऐसे ऐसे फिल्में आती थी, ऐसे ऐसे गाने आते थे, अच्छे गाने आते थे, और एक साथ लोग फैमिली के साथ बैठ सुनते थे। आगे कोई इरादा है आपका कि कुछ ऐसा दें बिहार को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो लंबे समय तक स्नेह को लोग याद रखें? मेरे चाहने से तो आशीष जी पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, तो मैं नहीं, है ना, डायरेक्टर बिल्कुल है। हूँ, मैं फिर नहीं नहीं, एक आदमी के चाहने से कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है चीज़। नहीं, लोग आते गए और कारमा बनता गया, ये तो कहा जाता है ना। हाँ, तो मतलब मुझे कभी ऐसा, मैं अपने तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे काम कर सकूँ, अच्छे गाने कर सकूँ। आपने जिक्र किया पुराने गानों का, मैं इनफैक्ट पुराने गानों को भी मैं आज के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे यूथ है उनको कुछ नयापन चाहिए रहता है, तो मैंने अभी एक गाना रिक्रिएट किया था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया जैसा गाना मैंने किया है। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, उस गानों का भी मैंने आज के हिसाब से थोड़ा उसको करके, मिक्स रहता नहीं है। रैप वैप कुछ नहीं है, वही मेलोडी है, वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा म्यूजिक का अरेंजमेंट चेंज है, तो उस तरीके से भी मैंने गाने किए। तो बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? वही गाना जो है कौन दिशा से हम चले आए, कौन दिशा में हम खो जाए, ये डगर कहीं जाएगा गुजर, निकल पड़े हैं अनजान से, निकल पड़े हैं अनजान से। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में।
बहुत ही बेहतरीन, और मुझे लगता है यही आपको खास बनाता है, आम से खास। जब शुरुआत हुई थी आपकी स्नेह, और आपने ये सोचा था कि आप यूट्यूब पे अपना ओरिजिनल कंटेंट देंगी, और मुझे लगता है कि उसके बाद लोग आपको फॉलो भी करने लगे। भोजपुरी में पहला ऐसा नाम है जिसने खुद से अपना कंटेंट बनाया, अपने चैनल पे बनाया, काफ़ी व्यूज़ मिले, बहुत लोगों ने प्यार किया, लेकिन उसको शूट करने में क्या अनुभव रहा, कितनी दिक्कतें आती हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि मोनेटाइजेशन अभी जो दौर चल रहा है मोनेटाइजेशन का, उसको भी ध्यान में रख के शूट करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद आपने काफ़ी मॉडर्न तरीके से उसको पेश किया। आप अभी बता रहे थे कि कवर सॉन्ग मैं करती हूँ ताकि लोग उसको सीखे भी, हमारे कल्चर से जुड़े भी, लेकिन नए अंदाज में। बिल्कुल। मेरी यही कोशिश है, काफ़ी मतलब क्योंकि मैं पैसे वाइज चीज़ों को नहीं सोचती हूँ। सब लोग को पता है कि कवर सॉन्ग्स और चीज़ें करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मतलब मोनेटाइजेशन का, जैसे आपने कहा, बहुत प्रॉब्लम आता है, चीज़ें मोनेटाइज नहीं होती हैं, कॉपीराइट इशू आता है। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि भले पैसे नहीं आए, लेकिन एक जो अपना एक अस्तित्व है वो एक अलग तरीके से बने, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। मैं कभी भी पैसे को अहमियत नहीं देती हूँ। पैसा है, लेकिन आपके इमेज के साथ साथ पैसा मैटर करता है, तो मेरा हमेशा से यही रहा है। इसने चाय बहुत पीती है, क्योंकि आज मैंने जब ऑफर की कॉफ़ी चाहिए या चाय, हाँ बिल्कुल वही याद आ रहा था मुझे। मैंने आज ऑफर किया कॉफ़ी या चाय, इन्होंने बोला चाय पीनी है। मुझे याद है कि आप तो चांद पे चाय पी रही हैं। कैसा लगा वहाँ पे चाय पीना? चांद पे चाय तो पी के आ गए हैं, अब देखते हैं कब वो पूरा होता है। मतलब दर्शकों को वेट करना चाहिए इसके लिए। हाँ। स्नेक मिस्टेक की अगर मैं आपसे बात कहूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में एक मिस्टेक होता है जिससे हम सीखते हैं, सबक लेते हैं और उसको आगे नहीं दोहराते हैं। आशीष ने भी कई गलतियाँ की होंगी, मैं तो रोज़ ही करती हूँ। आप कोई एक मिस्टेक ऐसा जो आपको याद हो? मैं भी काफ़ी मिस्टेक करती रहती हूँ। एक तो मैं लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि मेरा कैसा नेचर है ना कि मैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। मेरा ये बहुत बड़ा दिक्कत है, और क्योंकि मेरे मन में कभी किसी के लिए गलत भावना, मैं ना कभी किसी को देख के जलती हूँ, ना मैं कभी किसी से कंपटीशन करती हूँ। मतलब मेरा ये नहीं है कि अरे वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, निकलने दो, मेरी अलग पहचान है, उसकी अलग पहचान है, मैं जो कर सकती हूँ वो नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो जाती है और मैं किसी पे भरोसा कर लेती हूँ, मुझे लगता है यार इसके लिए ये चीज़ें कर देनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ उल्टा मेरे पे भारी पड़ जाता है। तो वो चीज़ें मैं लाइफ से सीख रही हूँ कि बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है मुझे, और बहुत ज़्यादा भी किसी के लाइफ में घुसना नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत टेक फ्रेंडली हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आप ऑडियंस से कनेक्ट रहती हैं, उन्हें बताती हैं कि आप क्या कर रही हैं, और ऑडियंस आपको बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं उस मामले में। कोई ऐसी चीज़ें हुई जिससे लगा कि अब मैं क्या करूं, बुरा लगा, हार्ट ब्रोकन हुआ? क्योंकि अब ऐसा ज़माना है कि जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा कर रही हूँ, लोग पता नहीं कैसे इसे रिसीव करते हैं, उन्हें क्या समझ आ रहा है मेरे बारे में? आपका ये क्वेश्चन मुझे एक चीज़ का है, क्योंकि मैं ना सब लोग जानते हैं ना, पता नहीं क्या ऑडियंस के मन में है, क्या है नहीं है, मुझे लेके क्या सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं मुझे लेके। और मैं कभी ऐसा मुझे ये चीज़ बुरा भी लगता है कि किसी के कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और अगर मैं सलवार सूट में पहनी हूँ और मैं मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, मतलब क्या गालियाँ दे रही हूँ मैं सलवार सूट पहन के, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं उसका। तो लोग मुझे हमेशा सोचते हैं मैं सलवार सूट और साड़ी में ही दिखूँ, मतलब मैं अगर गलती से भी कभी शॉर्ट्स में फ़ोटो डाल दिया मैंने, वीडियो डाल दिया मैंने, तो वो अलग अलग ही कमेंट आने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, किसी के कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं अगर शॉर्ट्स पहन रही हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और कोई भी पहन रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट लोग मुझे सलवार सूट में ही देखना चाहते हैं, तो फिर उसमें अलग अलग कमेंट्स आने लगते हैं। वही, ये लाइफ का पार्ट है स्नेह, मुझे लगता है, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है सबके लाइफ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उससे उभरते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोग हैं तो बातें तो होंगी, और जहाँ हम चलते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें करते रहते हैं, दिन गुजरता जाता है। तो आपका भी दिन गुजरा, आप धीरे धीरे इंडस्ट्री में आपने नाम बनाया अपना, बहुत फेम मिला। एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपको अवार्ड के लिए कॉल किया जा रहा होगा, उस समय जब आप अवार्ड लेने के लिए पहुंची स्टेज पे, तो मन में जहन में क्या आया? पापा की तस्वीर पहली होगी? पापा की तस्वीर क्योंकि कहीं भी चीज़ें जब थोड़ी कामयाबी होती है ना, तो मुझे सबसे पहले उनका ही जिक्र आता है। मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठी तो मुझे उनका याद आया। जब मैंने पहली बार गाड़ी के लिए मैं पेपर साइन कर रही थी तो उनका जिक्र आया। दूसरी गाड़ी ली तो उनका जिक्र आया। घर बनवा रही हूँ तो उनका जिक्र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनके ही जिक्र आती रहती है।
और फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला था, आपने पूछा, वो हलू कौन के लिए ही मिला था। ग्रीन सिनेमा अवार्ड में मुझे अवार्ड मिला था जब पापा नहीं थे। तो मेरे पापा जाते जाते मुझे बस एक बात बोल के गए थे। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और एक इवेंट था मेरा, तो उनका था। उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, उनको फिर भी ये दिख रहा था कि मैं जाके परफॉर्म करूँ। वो मुझे भेज रहे थे और कि तुम जाओ परफॉर्म करने के लिए, बट मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो वो लास्ट उनका वो था कि कुछ भी हो जाए बेटा लाइफ में, कभी दो चीज़ें उनकी बात थी कि कभी लाइफ में शॉर्टकट मत अपनाना, और एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए शो मस्ट गो ऑन। तो ये दोनों चीज़ें उनकी हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है कि कभी शॉर्टकट मत अपनाना, और लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने काम को कभी मत छोड़ना। स्नेह उपाध्याय को जो फॉलो करता है सोशल मीडिया पे, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो ये ज़रूर जानते होंगे फिटनेस फिक्र है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं कि कैसे उनको रहना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। फिटनेस को लेकर क्या राज है आपका? फिटनेस को लेके मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती हूँ ज़्यादा। चाय, आपने कहा चाय के लिए, तो चाय में भी मैं ऊपर से ही चीनी लेती हूँ। जिम जाती हूँ, वॉक करती हूँ, और जब मुझे एकदम से लगता है एकदम डाइट करना है तो मैं खाना वाना नहीं छोड़ती हूँ। मैं बहुत बहुत मतलब घर का खाना मुझे चाहिए। मैं चावल नहीं छोड़ सकती, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तो मैं सब खाती हूँ। बस मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ, वही है। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? मतलब क्योंकि आप लोगों का तो शेड्यूल ऐसा होता होगा कि आज 2 बजे है तो कल 3 बजे आपको कहीं शो करना है। नहीं तो ये हो मैनेज पाता कैसे है, होता मैनेज नहीं हो पाता है। कभी कभी बाहर में तो नहीं हो पाता है, हमें खाना ही पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है। 10 लोग के साथ बैठे हैं तो खाना ही पड़ता है। मैं जब घर पे या तो मुंबई में जब काम नहीं है, फ्री हूँ, या फिर जब समस्तीपुर में हूँ, तो ही मैं ज़्यादा फिटनेस को लेकर ध्यान दे पाती हूँ। आपने कहा शो मस्ट गो ऑन, अभी हम जारी रखते हैं सवाल, थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप कुछ करते हैं, ठीक है ना? तो सवाल होगा और एक बार में सीधा आपसे जवाब चाहेंगे हम, अरे ठीक बाप है? तैयार हैं आप? बिहार का सबसे फेमस 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 मतलब रुक गया मैं। बेइज्जती ना हो जाए मेरी। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब हम लोग उस दौर, ठीक है, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर चूंकि आप यहाँ पे हैं। चलिए। फेमस गायक कौन है आपका, जिसको भोजपुरी में आप सुनना पसंद करती? पवन चलिए, सिंह। ये पवन सिंह। पॉलिटिशियन? तेजस्वी और नीतीश? तेजस्वी या नीतीश? कोई नहीं। चिराग पासवान? चिराग पासवान लुक वाइज। नहीं, बड़ी बात निकल करके सामने आई है। बहुत जल्द चिराग आने वाले हैं। मेरा बात उन तक पहुंचा दीजिएगा कि मतलब मैं उनके स्मार्टनेस और उनके लुक के फैन हूँ भाई। पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखते हो आप? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? बिल्कुल नहीं, ना रियल लाइफ में ना रियल लाइफ में। बिहार की सबसे खास बात जो आप मुंबई में भी मिस करती है? बिहार में इसको आप पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, यहाँ पे मतलब हमारे घर में कौन आया, कौन गया, कौन क्या खाया, दाल में कितना नमक पड़ा, वो भी सबको मतलब रहता है। मुंबई में किसी को किसी से मतलब ही नहीं चलिए, है। ठीक है, चूंकि हर किसी की जिंदगी में ना कुछ ऐसा पहलू होता है जिसको वो लोगों से कम शेयर करना चाहता है। कौन सी एक, मतलब होता है ना, हर कोई अपने जीवन में एक हद दर्जे का नॉटी होता है। कौन सी बदमाशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे, मैं ऐसा कुछ बदमाशी मैं नहीं करती हूँ। कभी किया नहीं? नहीं, बदमाशी मैं नहीं करती ज्यादा। चलिए आगे रिचा। निकनेम आपका? स्वीटी। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या? लोलू, मैं उसको लोलू बोलती हूँ। लोलू। आज लोलू भी देख रही आज होंगी। मुझे वो मार देगी। उसका रियल नाम एक्चुअली कुछ और है, बट मैं उसको लोलू बोलती हूँ, और मेरे वजह से सब जगह फेमस है, व्लॉग में, हर जगह, तो उसका नाम ही लोलू हो चुका है अभी। एक सेंटेंस जो माँ को डेडिकेटेड है। लाइफ। माँ लाइफ है, पिता? पिता भी लाइफ है। मेरे गुरुजी कहते थे माँ स्वर्ग है और पिता दरवाजा है, तो बस वही। गुरु की एक बात जो आप कभी मिस नहीं करती? मिस नहीं करते उनकी सीख। वो मुझे यही, मतलब उनके हर बात में यही होता था, बेटा कुछ भी हो जाए माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है। स्नेह उपाध्याय के लिए एक वर्ड? वेरी फ्रैंक। चश्मा लगाना पसंद है, नहीं पसंद है? बहुत पसंद है, इतना ज्यादा पसंद था कि ये जिंदगी भर के लिए चश्मा लग गया। क्या पहनना पसंद है? क्या पहना? इंडियन। इंडियन वेयर। इंडियन। Colour? आई लव इंडियन। रेड, वाइट। रेड मेरा भी है। रेड एंड मुझे डार्क कलर बहुत पसंद आते हैं। रेड एंड फिलहाल वाइट। मैं पहन के बैठा हूँ। आशीष, बीच बीच में जो आप तंज कस रहे हैं ना, निशाना कहीं और पे है आपका। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डार्क मेकअप या नो मेकअप लुक? लाइट मेकअप। लाइट मेकअप। सॉन्ग का जॉनर?
सैड सॉन्ग, सैड एंड रोमांटिक ऑडियंस के लिए कुछ सॉन्ग। लास्ट चेक करना पड़ेगा मुझे। ऑडियंस के लिए सॉन्ग एक गाना, मतलब ऑडियंस के लिए बोलिए तो फिर इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आज आप हमारा दिल लुभा रही हैं और बिल्कुल ये बताना चाहेंगे। आप पूछ रही थी ऑडियंस से कि जाने तू या ना, मुझे लगता है मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत प्यारी हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और जिस तरीके से हर चीज़ पर बेबाकी से राय रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके करियर के लिए। आप जो कर रही हैं बहुत बेहतरीन कर रही हैं। आशीष ने बताया कि बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे राह पे आगे बढ़ना जहाँ पे सिर्फ सच सच और सच है, और स्नेह उपाध्याय उसके साथ आगे बढ़ रही है। आगे उनकी जो भी उपलब्धि, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बस मैं अपने दर्शकों से यही बोलूँगी, अपनी स्नेह पे स्नेह बना के रखिए और खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल्स को। जो मेरा ऑफिशियल चैनल है स्नेह उपाध्याय ऑफिशियल और स्नेह उपाध्याय एंटरटेनमेंट के थ्रू आप अपना प्यार उस पे दीजिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ रीचा जी सब्सक्राइब करवा दीजिए। उसके साथ मैं ये कहूँगी, अगर आप बिहार तक देख रहे हैं, बिहार तक के दर्शक है, तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और दोनों को प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार ही हम भी भूखे हैं। तीनों को नमस्कार। चलिए बहुत शुक्रिया।